जय हिंद। चार्टर्ड एक्ट पढ़े थे लास्ट हमने, और चार्टर्ड एक्ट की जो श्रृंखला थी वो समाप्त हो चुकी थी। चार्टर्ड एक्ट हर कितने वर्षों में आ रहा था? 20 वर्षों में आ रहा था। आपका सबसे पहला चार्टर्ड एक्ट कब आया था? 1793 में। दूसरा उसके 20 वर्ष बाद, मतलब कब? फिर अगला उसके 20 वर्ष बाद, अगला उसके 20 वर्ष बाद 1853। पर क्या 1853 के चार्टर्ड एक्ट में कहीं ये मेंशन था कि इसे 20 वर्षों के लिए लाया गया है? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब नया चार्टर्ड एक्ट अपना भेजा 1853, तो कहीं भी ये मेंशन नहीं किया कि हम इसे कितने वर्षों के लिए अब ला रहे हैं या कितने वर्षों तक ये लागू रहेगा। इसका मतलब साफ तौर पर यह था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अब क्या चाहती है, कंपनी का शासन हटाकर धीरे से वो खुद का शासन यहाँ पर स्थापित करना चाहती है। और ये मौका उनको कब मिला? 1857 में। देखिए 1853 में आपका क्या आता है? चार्टर्ड एक्ट आता है, और नए उसमें चीजें इंक्लूड की जाती हैं कि अब हमारी गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, या ईस्ट इंडिया कंपनी की जो बॉडी है वो किस तरीके से काम करेगी। अब तक क्या हुआ है? व्यापारिक गतिविधियों को पूर्णतः क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया है। केवल एक ही प्रकार की गतिविधियां भारत में संचालित हो रही हैं, और वो है राजनीतिक गतिविधियां, पॉलिटिकल एक्टिविटीज। और ये कौन देख रहा है अभी? पॉलिटिकल एक्टिविटीज ये दो बॉडीज देख रही हैं, ठीक है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। देखो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वही है जो अब तक केवल व्यापारिक गतिविधियां देख रहा था, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या देख रहा था? पॉलिटिकल। बट अब क्या किया गया? व्यापारिक गतिविधियों को जब पूर्णतः ही समाप्त कर दिया गया, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो खाली हो गया कि अब मैं क्या करूं। तो उन्हें भी क्या बोला गया कि अब आप भी क्या करो? राजनीतिक गतिविधियों को संभालो। तो चीजें सरल तौर पर चल रही थी। भारत पर थोड़े से दबाव डाले जा रहे थे, अपने कर बढ़ाए जा रहे थे, जिसकी वजह से एक रेवोल्यूशन क्रिएट होता है, जिसे जानते हैं हम किस नाम से? 1857 की क्रांति के नाम से। हम इसे एक नाम से और जानते हैं, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इस नाम से भी जाना जाता है ना? इसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को कंप्लीटली, भारत का जो शासन था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो पूर्ण रूप से समाप्त हो गया सिर्फ इस रेवोल्यूशन की वजह से। तो इस रेवोल्यूशन में ऐसा क्या हुआ था, या ये रेवोल्यूशन हुआ क्यों था, ये दो चीजें बस हमें जाननी है। इसकी वजह से कौन सा नया एक्ट लाया गया जिसकी वजह से कंप्लीटली जो बॉडी है, कंप्लीटली जो शासन है, वो क्या हो गया? एकदम चेंज हो गया। ठीक है, तो यही हम देखेंगे। 1857 का नाम सुना है? 1857 में, अब देखो ये मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास तो है नहीं, मैं आपको फिर भी ऊपर ही ऊपर कुछ चीजें समझाऊंगा, ताकि आप रेवोल्यूशन की वो चीजें समझ सको कि ऐसा क्या था जो नया एक्ट लाने की इतनी जल्दबाजी पड़ गई। देखो नया एक्ट आपका आया था 1858 में, ठीक है? लास्ट चार्टर्ड एक्ट आपका आया था 1853 में। तो इतनी क्या जल्दबाजी थी कि आपको 5 वर्षों के भीतर ही एक नया एक्ट देना पड़ गया? तो उसके पीछे कुछ तो बड़ी वजह रही होगी, और वो सबसे बड़ी वजह का नाम क्या है? रिवॉल्ट ऑफ 1857। अब इसके बहुत सारे कारण हैं, उन कारणों को समझते हैं। सबसे पहला कारण आता है राजनीतिक कारण, कि वो राजनीतिक कारण क्या थे जिन्होंने 1857 की क्रांति को जन्म दिया। तो इसमें एक सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आपने डलहौजी का नाम सुना होगा। डलहौजी की एक नीति थी हड़प नीति। अब ये क्या करते थे? ये दो ऑप्शन रखते थे किसी भी शासक रियासत के सामने, कि या तो आप हमारे मित्र बन जाइए, या हम आपके ऊपर क्या करेंगे? आप हमसे युद्ध लड़िए, हम आपके ऊपर हमला करेंगे। तो है ना, दोनों चॉइसेस में। और उस समय जब ब्रिटिश आधिपत्य का दबाव, ईस्ट इंडिया कंपनी का दबाव बढ़ता जा रहा था, तो हर राजा अपने आप को संरक्षित करना चाहता था। तो वो मोस्टली क्या ऑप्शन चुनते थे? कि हम सहायक संधि के साथ जाना पसंद करेंगे, हम आपके मित्र बनकर रहना पसंद करेंगे। और हड़प नीति से क्या किया जाता था? जबरन उन राज्यों को क्या किया जाता था? धोखे से हड़पा जाता था। अब सहायक संधि में एक प्रॉब्लम यह थी कि आप तो मित्र बन गए, हमारा राजदूत, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजदूत जाकर दरबार पर बैठ गया, पर ये एक गोद प्रथा नाम की चीज को नहीं मानते थे। अब ये गोद प्रथा क्या होती है? कि मान लीजिए कि आपके पास उत्तराधिकारी नहीं है, तो शासक क्या करते थे कि किसी बाहर के दत्तक पुत्र को क्या करते थे? गोद लेते थे, और उसे अपना क्या बनाते थे? उत्तराधिकारी। पर इन्होंने गोद प्रथा को एक्सेप्ट किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने साफ बोल दिया कि हम गोद प्रथा को नहीं मानते हैं। यदि आपका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो अब डायरेक्टली वो जो राज्य है या वो क्षेत्र है, वो किसके अंडर में चला जाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में चला जाएगा। तो ये राजा इस चीज को सुनकर खुश होंगे या नहीं होंगे? रानी लक्ष्मीबाई भी इसी चीज को सुनकर सबसे ज्यादा आक्रोशित हुई थी, जिसकी वजह से उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध में अपना बिगुल बजा के उनसे युद्ध लड़ लिया। ह्यूरोज का नाम सुना है? ह्यूरोज ने ही उनसे लड़ाई की थी, संज्ञा दी थी उन्हें मर्द की। तो राजनीतिक कारण एक सबसे बड़ा क्या निकल कर आया हमारे सामने? पहला था हड़प नीति। दूसरा कारण कि आपने किस चीज को मान्यता नहीं दी? आपने गोद प्रथा नहीं मानी, आपने गोद प्रथा को मान्यता नहीं दी।
ये दो सबसे बड़े कारण निकल के आए। इसके अलावा भी कुछ शासकों की पेंशन बंद की गई। पेंशन बंद होने के कारण पेंशन क्या होता था, शासकों को एक सैलरी बेस पर रख दिया जाता था कि आपका राज्य आज से किसका है, हमारा है, हम आपको पेंशन देंगे, आप उसमें खुश रहिए, वहां की सारी सैन्य गतिविधियां और प्रशासनिक गतिविधियां कौन देखेगा, वो हम देखेंगे, हम आपको पेंशन देंगे, आप उसमें अपना जीवन यापन कीजिए। बट धीरे से उन्होंने क्या कर दिया, पेंशन को भी देना बंद कर दिया, जिससे शासकों में आक्रोश पैदा हुआ और उन्होंने बोला कि अब तो हमें युद्ध करना ही पड़ेगा। तो ये मत सोचना कि हर 1857 में जो युद्ध हुआ था वो सिर्फ इसलिए हुआ था कि हमें आजादी चाहिए। हर किसी के पास अपने पर्सनल रीजंस थे, सबके पास अपने अपने कारण थे, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, इस रेवोल्यूशन में भाग लिया। उस समय इतनी बड़ी लॉ नहीं बनी थी कि आप सीधे आजादी की लड़ाई में उतर जाओगे, सब कुछ छोड़ के अपना, अगर ये चीजें नहीं होती ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये क्रांति भी कभी जन्म नहीं लेती। दूसरा सबसे बड़ा कारण निकल के आता है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण मतलब इसमें क्या किए गए बताइए, ऐसे क्या कार्य किए गए। सबसे पहले कि आप बिना मतलब के अधिक कर किससे वसूल रहे हैं, भारतीय नागरिकों से और कृषकों से। आप उनकी, मान लीजिए उनकी भूमि में अन्न की पैदावार नहीं हुई है, खाद्यान्न की पैदावार नहीं, उसके बाद भी आप जो टैक्सेस हैं उसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं कर रहे हैं, इस वजह से भी कौन नाराज थे, ये तो किसान वर्ग हो गया। एक वर्ग और था जो उससे बहुत नाराज और खफा बैठा था, वो था व्यापारिक वर्ग, है ना। उस समय ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति का दौर था। औद्योगिक क्रांति मतलब ब्रिटेन उद्योग के क्षेत्र में काफी ऊंचे स्तर पर जा चुका था, मशीनरीज डेवलप हो गई थी, हर चीज मशीन से बनाई जा रही थी। उस समय भारत में चीजें हाथों से बनाई जाती थी, है ना। तो अब हाथ से बनाने वाली चीज महंगी पड़ेगी या सस्ती, महंगी, और मशीन से बनाने वाली चीज कैसी है, वो सस्ती पड़ेगी। बस हुआ यही, जब ब्रिटेन ने अपने सारे वस्तुओं को, प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया कहां पर, इंडिया में, तो इंडिया में वो प्रोडक्ट्स सस्ते दामों पर बिकते थे, जिसकी वजह से हमारा जो लोकल कौन था, व्यापारी था, वो क्या हो गया, इससे आर्थिक रूप से टूट गया। और उसके जो हमारे भारतीय उद्योग हैं वो पूर्ण रूप से क्या होने लगे, टूटने लगे। सही था ये, सही था, गलत था ना। आज आपके शहर में कोई बाहरी व्यक्ति आकर वही चीज बेचेगा जो आप अपने इतने समय से बेचकर, जिससे आपका घर चल रहा है ना, आपका जीवन यापन हो रहा है, और एकदम से वो चीज बंद हो जाए, तो सही है कि गलत है, गलत है। पर ब्रिटिशर्स को उससे लेना देना तो था नहीं, क्योंकि वो प्रॉफिट अपना लेने आए थे, किसी का प्रॉफिट बनाने तो नहीं आए थे, ठीक है। उन्हें तो केवल भारत में एक मार्केट दिखा था कि ये वो मार्केट है जिसे हम हड़प सकते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग अतिथि देवो भव के नाम पर बहुत जल्दी मूर्ख बन जाते हैं, और यहाँ के लोगों को मूर्ख बनाना बहुत आसान है, तो भाईचारा निभाओ और अपना सामान बेचते रहो, ठीक है। इसके बाद सामाजिक और धार्मिक कारण। सामाजिक और धार्मिक कारण में जो सबसे बड़ा बिंदु निकल कर आता है वो आता है क्या, धार्मिक, धार्मिक प्रचार और धर्म का क्या, धर्म की निंदा करना नहीं, धर्म की निंदा तो करते ही थे, हमारे धार्मिक ग्रंथों की भी निंदा करते थे, पर हमारे धर्म का क्या करवाते थे वो, परिवर्तन, धर्म का जो परिवर्तन करते थे। ये सबसे बड़ा कारण बना किस चीज का, कि धार्मिक कारण क्या है कि 1857, बहुत लोग इससे खफा थे कि आप जबरन, अभी जो पुराना एक्ट आया था आपका लास्ट चार्टर्ड एक्ट, उसमें क्या बोल दिया गया कि अब ईसाई मिशनरीज को हम वैधानिक दर्जा देंगे, यदि उनके साथ गलत सलूक किया जाता है तो उसके लिए दंड दिया जाएगा, है ना। तो अब ईसाई मिशनरीज को एकदम खुला मैदान मिल गया प्रचार प्रसार करने के लिए, जिसका उन्होंने गलत फायदा उठाया और लोगों से क्या करवाया, धर्म परिवर्तन करवाया। अब धर्म परिवर्तन आप करवा रहे हैं, चलिए ठीक है। अब कुछ लोग हैं जिसमें बुद्धि कम थी, या उनके आर्थिक कारण ऐसे थे कि उन्हें क्या करना पड़ गया, अपने धर्म को परिवर्तित करना पड़ गया। केवल धर्म परिवर्तन तक ही सही रहता तो ठीक था। देखो, आपको धर्म परिवर्तन करना है, आप आइए, अपने धर्म की विशेषता बताइए, सामने वाला यदि उससे इंस्पायर होता है तो वो अपने आप क्या कर लेगा, धर्म परिवर्तन कर लेगा। पर आपने क्या किया, आपने अपने धर्म की श्रेष्ठता तो बताई, पर दूसरे धर्मों को क्या करने लगा, नीचा दिखाना शुरू कर दिया आपने, है ना। अब हिंदू धर्म ग्रंथों को क्या कहते थे, उनकी बुराइयां करते थे, उनके लिए बुरा भला कहते थे, हिंदू देवी देवताओं के लिए बुरा भला कहते थे। इस वजह से जो भारतीय जन थे उनमें क्या पैदा होने लगा, आक्रोश पैदा होने लगा, जो एक 1857 की क्रांति का एक कारण बना। तो ये था सामाजिक आर्थिक कारण। सैनिक कारण क्या थे, मैंने आपको बताया था कि जो ब्रिटिश फोर्स थी जिसमें इंडियन रहते थे, उसमें लगभग 83% कौन होते थे, 87%, 87% कौन होते थे, इंडियंस होते थे। अब बचे 13% कौन होते थे, ये ब्रिटिशर्स सैनिक जो होते थे, ठीक है। इसके बाद भी ज्यादा वैल्यू किसको दी जाती थी, ब्रिटिशर्स को ज्यादा पे किसे दिया जाता था, देखो ज्यादा वेतन भी मिल रही है, ज्यादा वैल्यू भी मिल रही है, और उच्च पद भी किसे दिए जाते थे, ये भी ब्रिटिशर्स को दिए जाते थे। तो क्या भारतीय सैनिकों के मन में हीन भावना आएगी या नहीं आएगी,
बिल्कुल आएगी। तो इस चीज को लेकर भी वो बहुत ज्यादा आक्रोशित थे और कहीं ना कहीं उनका मन खिन्न था इस चीज को लेकर कि मेहनत तो हम बराबर करते हैं, तो एक की तारीफ और दूसरे की तारीफ तो छोड़ो, बुराई भी छोड़ दो, कुछ नहीं कर रहे हो आप, उनकी वैल्यू ही नहीं कर रहे हो, तो वो गलत है एक तरीके से। इसके बाद एक बहुत बड़ा कारण निकल के आया कि भारतीय सैनिकों को जबरन देश के बाहर युद्ध लड़ने के लिए भेजा जाता था। और उस समय जो भारतीयों की सोच थी कि समुद्र पार करने को क्या माना जाता था, धर्म भ्रष्ट। यदि आपने समुद्र पार कर दिया ये मतलब आपका धर्म भ्रष्ट हो गया। तो भारतीय सैनिक इस चीज से दूर रहना चाहते थे कि हमें समुद्र पार ना कराया जाए, पर ब्रिटिशर्स उन्हें जबरदस्ती क्या करते थे कि अगर आप सेना में शामिल हुए तो आपको युद्ध लड़ने जाना ही पड़ेगा, जिसकी वजह से वो बहुत आक्रोशित थे। और ये भी एक कारण बना किस चीज का, 1857। अब हम देखते आ रहे हैं राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक, धार्मिक, सैनिक, पर ये सब तो छोटी छोटी चीजें हैं जो मन में हमें गुस्सा पैदा कर रही हैं। धीरे धीरे जो वो आग की ज्वाला है वो धीरे धीरे बन रही है, एकदम से विस्फोट नहीं हुआ है। वो विस्फोट कहाँ आकर होता है एकदम से, वो विस्फोट तब होता है जब एक इनफील्ड राइफल नाम की नई बंदूक आती है और उस बंदूक में ये चीज की अफवाह फैलाई जाती है कि सच्चाई है जो भी है, ये बोला जाता है कि उसमें एक गाय और सुअर की चर्बी का उपयोग हुआ है। अब जो गाय है वो कहां पर पूजनीय है, हिंदुओं में, और जो सुअर है वो किसमें हराम है, मुस्लिमों में। तो दोनों ही धर्म के लोगों ने इसको क्या कर दिया, बॉयकॉट, कि हम इस इनफील्ड राइफल का उपयोग नहीं करेंगे। बट अंग्रेजों द्वारा बार बार इस चीज को बोला गया कि आपको जो चीजें पता है वो एकदम सरासर गलत है, ऐसी किसी भी चीज का इसमें उपयोग नहीं किया गया है। बट हमारे सैनिकों ने इसे मानने को मना कर दिया और इसी के परिणाम स्वरूप मेरठ छावनी में आपके मंगल पांडे ने इसके आक्रोश वश में आकर किसको गोली मार दी, अपने सीनियर को गोली मार दी, जिसकी वजह से मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई। और मंगल पांडे को फांसी की सजा देना सेना में एक बहुत बड़े आक्रोश को पैदा करता है, जिसकी वजह से फिर अब असली क्रांति आपकी पैदा होती है किस चीज की, 1857 की। तो ये थी वो वजहें जिनकी वजह से 1857 की क्रांति पैदा हुई। अब 1857 की क्रांति बहुत सारे क्षेत्रों में पैदा हुई, मध्य प्रदेश में भी पैदा हुई थी, मेरठ में भी, लखनऊ में भी, अवध में भी, दिल्ली में भी। दिल्ली से किसने किया था इसका नेतृत्व, बहादुर शाह जफर ने किया। अब ये सारी चीजें हो गई। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने देखा कि ये तो हमारे कंट्रोल से बाहर चले गए, यानी जो सेना अब तक हमारे साथ युद्ध लड़ती थी, वो इंडियन सैनिक थे, वो अब किसके अगेंस्ट आ चुके हैं, वो हमारे ही अगेंस्ट आ चुके हैं और हमारे ही सैनिकों से लड़ रहे हैं और उन्हें मार काट हो रही है ना। अब इसका दमन करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो देखो उस समय उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर इस आंदोलन का दमन तो कर दिया। अच्छा, दमन होने के पीछे बहुत बड़ा कारण था कि हमारे पास क्या नहीं था, केंद्रीय नेतृत्व नहीं था, केंद्रीय नेतृत्व का अभाव था और हमारे पास एक योजना नहीं थी कि आखिर इस आंदोलन का या इस क्रांति का संचालन किस प्रकार से किया जाए। तो ये कोई योजना थी नहीं, सब सैनिक अपने स्थान से निकले, तलवार उठाए, जो रास्ते में आ रहा है मारते जा रहे हैं और यही देख रहे हैं कि अब आगे क्या करना है। सवाल यही निकल के आ रहा था कि अब आगे क्या करना है। इस वजह से समय रहते ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस क्रांति का पूर्णतः दमन कर दिया और ये क्रांति वहीं पर समाप्त हो गई। अब क्रांति तो समाप्त हो गई, पर इसकी जो गूंज है वो कहां तक पहुंची, ब्रिटेन की संसद तक पहुंची कि आखिर यदि इंडिया में ऐसा हुआ तो हुआ कैसे, इतना बड़ा जन आक्रोश पैदा हुआ तो हुआ कैसे। फिर जब चीजों को खंगाला गया तो पता चला कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन से भारतीय खुश नहीं है। तब ब्रिटिश संसद को समझ में आया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में समाप्त करने का समय आ गया है और इसी के कारण रानी की घोषणा होती है किस वर्ष में, 1858 में, जिसे हम बोलते हैं क्या, रानी की घोषणा बोलते हैं। और एक्ट को क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हम देखेंगे, ये चीजें एक बार देख लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी की सहायक संधि से भारतीय शासकों में असंतोष फैला हुआ था, जो 1857 की क्रांति का एक कारण था। नाना साहेब की पेंशन बंद होने के कारण वह अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। जमींदार तथा सरदार की भूमि छीन लेने के कारण वह भी अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। झांसी की रानी भी अंग्रेजों के विरुद्ध हो गई क्योंकि उन्हें दत्तक पुत्र लेने की आज्ञा नहीं दी गई, है ना। रानी लक्ष्मीबाई, वैसे बहुत अच्छा हुआ, इन्हें भी तो पता चलना चाहिए ना कि भारतीय जब लड़ने में आते हैं तो कैसे लड़ते हैं। बहुत इनका शासन देख लिया था हमने। ये कहाँ लिखा हुआ है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि में लिखा हुआ है, ज्योति जलाई आजादी की देकर के कुर्बानी, युग युग तक इतिहास कहेगा तेरी शौर्य कहानी, जय झांसी की रानी। इसके बाद आर्थिक कारण क्या थे, वही औद्योगिक क्रांति, हमारे उद्योगों को तोड़ने का प्रयास किया गया जिसकी वजह से भारत में बहुत आक्रोश पैदा हुआ। सामाजिक और धार्मिक कारण, जबरन क्या किया जाता था,
धर्म परिवर्तन, और हमारे धर्म ग्रंथों को क्या बोला जाता था? बुरा भला और नीचा दिखाया जाता था। सैनिक कारण वही 87% कौन है? भारतीय सैनिक हैं। 13% कौन है? ब्रिटिश सैनिक है। पर ज्यादा वैल्यू किसको दी जा रही है? ब्रिटिश सैनिकों को दी जा रही है। ये भी एक कारण था। और ये वही चीज है, समुद्र पार करने पर इन्होंने जो जबरन अपना समुद्र पार करवाया, उससे भारतीय सैनिक बहुत खफा थे। तत्कालीन कारण, एक अफवाह यह फैल गई कि नई इनफील्ड राइफलों के कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है। सिपाहियों को इन राइफलों को लोड करने के पहले कारतूस को अपने मुंह से खोलना पड़ता था। हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों ने उसका इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। अब पहले क्या हुआ, जब इनफील्ड राइफल लाई गई, ठीक है, अब देखो आक्रोश तो फैला हुआ था, सबको पता था कि इसमें इन चर्बियों का उपयोग किया गया है। तो पहले सेना की छोटी छोटी टुकड़ियों ने क्या किया, इसका विरोध करना शुरू किया। तो अंग्रेजों ने तत्कालीन क्या किया, इन्हें तुरंत आवाज दबाना आता है, तो इन्होंने उस सेना की टुकड़ी को तुरंत 10 साल के लिए कहां डाल दिया? जेल में, कि तुम हमारी बात नहीं मान सकते तो तुम सेना में तो नहीं रहोगे, पर तुम फ्री भी नहीं रहोगे, तुम अब कहां रहोगे? जेल में रहोगे। तो ये 10-10 सालों के लिए सेना की टुकड़ियों को भेजते जा रहे थे। इन्हें ये लगा कि हम जेल में डालेंगे तो शायद आंदोलन समाप्त हो जाए, या ये बात करना लोग बंद कर दें और ये इनफील्ड राइफल का उपयोग होना शुरू हो जाए। बट हुआ एकदम इसका विपरीत। क्या हुआ, एक क्रांति ने जन्म ले लिया और सैनिकों में ज्यादा से ज्यादा गुस्सा फूटा, जिसकी वजह से आपको पता है इनको दौड़ा दौड़ा कर मारा है, पता है सैनिकों ने हमारे। वो वीडियो नहीं है मेरे पास 1857 का, बहुत दौड़ाया था। इसके बाद मार्च 1857 को नए राइफल के प्रयोग के विरुद्ध मंगल पांडे ने आवाज उठाई और अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर हमला कर दिया, और एक वरिष्ठ अधिकारी को क्या कर दिया? गोली मार दी। 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई। 9 मई 1857 को मेरठ में 85 भारतीय सैनिकों ने नई राइफल का प्रयोग करने से इनकार कर दिया तथा विरोध करने वाले सैनिकों को 10-10 वर्षों की सजा सुना दी गई। अच्छा, जो हमारे 1857 क्रांति के जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने इनको आजाद भी करा लिया बाद में, है ना। पहले उन्होंने ब्रिटिशर्स को उड़ाया, उनकी गर्दन काटी, उसके बाद जो हमारे जेल में हमारे भाई जो उस समय कैदी थे उनको निकाला, और सबकी एक टीम बनाकर अपना एक केंद्रीय नेतृत्व ढूंढने को निकल चले, और किस ओर बढ़ गए? दिल्ली की ओर बढ़ गए। ठीक है, ये वो कारतूस है। इसमें मैंने, चलो मैं एक बार और बता देता हूँ, पुरानी जो बंदूक थी उसमें क्या होता था, सैनिकों को यहाँ पे 2 पॉकेट लेके चलने पड़ते थे, जिसमें एक में वो बारूद रखते थे और एक में वो बंदूक की गोली रखते थे। अब होता क्या था, पहले उसको लोड करने के लिए उसमें क्या डालना पड़ता था? गोली डालना पड़ता था, और गोली के ऊपर एक लिमिटेड मात्रा में क्या डालना पड़ता था? बारूद। अब वो कम भी नहीं होना चाहिए, वो ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। अब इससे क्या होता था, सैनिक को एक गोली लोड करने में और उसे फायर करने में काफी समय लगता था, और कई बार ऐसा भी होता था कि बारूद की मात्रा कम ज्यादा होने की वजह से गोली चलती भी नहीं थी, है ना। तो इस समस्या को दूर करने के लिए क्या किया गया कि देखो यार, सैनिक का वजन पहले हल्का करो और एक ऐसा कारतूस बनाओ जिसमें पहले से गोली अंदर हो और बारूद भी उसमें पहले से अंदर हो, ताकि सैनिक सीधे उसके पैकेट को खोले, उसको डाले, उसको सीधे लोड करे और सीधे क्या करे? फायर करे। बस यही किया गया। ये थी आपकी बंदूक की गोली, ये था आपका क्या? बारूद। पर इसके चारों तरफ जो ये लेप लगाया गया था, ये किस चीज से बना था? ये बना था गाय और सुअर की चर्बी से। और इसे किस प्रकार खोला जाता था? इस प्रकार मुंह से खोलना पड़ता था, और खोलकर फिर किस में लोड करना पड़ता था? बंदूक में। और इसी चीज का विरोध किसने किया? भारतीय सैनिकों ने किया। ठीक है, इस प्रकार से लोड होती थी बंदूक। ये इनफील्ड राइफल की फोटो है ये। ठीक है, ये आप पढ़ लेना। 1857 की क्रांति के मत हैं। किसने 1857 की क्रांति को केवल एक किसान विद्रोह माना, किसने केवल एक सैनिक विद्रोह माना, किसने एक आपसी लड़ाई मानी, और किसने स्वतंत्रता की पहली लड़ाई मानी। तो ये चीज आप रीड कर लेना। तो ये सारी चीजें होती हैं 1857 में, जिसकी वजह से ब्रिटिश संसद हिल जाती है, और ब्रिटिश संसद को क्या लाना पड़ जाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसे हम और किस नाम से जानते हैं? रानी की घोषणा के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये कौन है? ये है रानी विक्टोरिया। अच्छी दिख रही है? नहीं दिख रही ना, बिल्कुल सही बोल रहा हूं, नहीं दिख रही है ना। ये है रानी विक्टोरिया, जिन्होंने 1858 में भारत आने, मतलब भारत में अपने शासन को लाने की कोशिश की और लेकर भी आया। और सबसे ज्यादा इन्होंने कोशिश क्या की? केवल शासन को लाने की नहीं, इन्होंने कोशिश ये की कि भारतीयों के दिल में हम एक कैसा स्थान बना सके अपना। अच्छा, यदि आपको किसी पर शासन करना है तो आप शासन कब करोगे? जब वो शांत रहेंगे तब करोगे, या जब वो आपके विरोध में खड़े होंगे तब करोगे? शांत रहेंगे तब।
जितने समय तक शांत उतना लंबा आपका शासन, और जितना आक्रोश और विरोध उतना ही जल्दी आपका शासन मतलब समाप्त होने की ओर है। तो रानी ने इस चीज की महत्वपूर्णता को समझा और बोला कि अभी भारतीयों को शांत करने का समय है, बहुत ज्यादा गुस्से में है, किसी दिन पकड़ के मार देंगे, और मैं जिस दिन आती हूँ भारत ऐसा ना हो कि मुझे ही घेर लें। तो रानी को इस चीज से बहुत टेंशन थी। अब क्या, भारत में बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, रानी का मन था भारत आने का, वो चाहती थी कि इतनी अच्छी साइट्स हैं इंडिया की मैं देखूं, इतने अच्छे कल्चर को देखूं, पर रानी अगर आती तो उनको घेर लेते, उनको घेर लेते। तो रानी ने बोला आने से पहले क्या कर देते हैं, एक रानी की घोषणा दे देते हैं। अब रानी की घोषणा आती है, देखो रानी विक्टोरिया की घोषणा आती है, पर घोषणा आने के साथ कुछ समस्याएं पैदा हो जाती हैं। समस्याएं ये पैदा होती हैं कि घोषणा में तो अच्छी अच्छी चीजें लिखी हैं, पर इससे डाउट्स बहुत सारे क्रिएट हो जाते हैं कि रानी की घोषणा को माने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो अब तक शासन किया हम उसको माने। ये इसलिए हुआ क्योंकि कुछ समय जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, तो जो शासक थे, रियासतें थी, उन्होंने अपने अपने तौर पर क्या किए हुए थे, ट्रिटी साइन की हुई थी, संधिया की हुई थी। और जो सेना हुआ करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसमें सभी को अलग अलग पद दिए गए थे। अब सेना ये सोच रही थी कि यार जब रानी का शासन आएगा तो हमारे पास हमारा पद रहेगा या नहीं रहेगा, कि हमें सेना से निकाल के नए सैनिकों को भर्ती कर दिया जाएगा। राजा ये सोच रहे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ तो यार हमने सहायक संधि साइन की है, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ तो हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध है, तो रानी हमारे साथ वही संबंध फॉलो करेंगी, या वो संबंध भी हमारे खत्म हो गए, या वो संधिया भी हमारी समाप्त हो गई। तो ये सारी चीजों को लेकर थोड़ी सी क्या चल रही थी, समस्या चल रही थी। तो इसलिए रानी ने बोला अपने एक दूत को भेजकर, किसको, कैनिंग को भेजकर बोला कि जाओ एक दरबार लगाओ और उस दरबार में सबको बुलाओ, जिस जिसके मन में डाउट है, शासक रियासत के जो जो लोग हैं सबको बुलाओ, और मेरी घोषणा उन सभी के सामने पढ़ो और उन्हें बताओ कि क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं और क्या क्या चेंजेस नहीं होने वाले हैं। तो कैनिंग ने बोला बिल्कुल माता जी मैं जाता हूँ, इस चीज को फॉलो करता हूँ, और सीधे वो कहाँ पहुंच गए, इलाहाबाद, और उन्होंने वहां पर एक दरबार लगाया और दरबार में सारे शासकों को बैठाया, और फिर ओपन होता है एक पत्र जिसे बोला जाता है रानी की घोषणा। अब हम देखते हैं कि उस पत्र में क्या क्या लिखा हुआ है, अच्छी बातें लिखी हैं या बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है, देखते हैं। अच्छा, आवश्यकता क्यों पड़ी, 1857 की क्रांति हुई, इस वजह से इसे लाने की आवश्यकता पड़ी है। जब सबसे पहले ये एक्ट आया था तो इसका नाम था क्या, एन एक्ट ऑफ बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट जब इसे ऑफिशियली कर दिया गया तो इसका नाम क्या रखा गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। कौन सा दरबार लग चुका है, चलो इलाहाबाद दरबार लगा देते हैं। कौन आए हैं, कैनिंग, हाँ अभी गवर्नर जनरल हैं, और यही अब सबसे पहले क्या बनेंगे, इस घोषणा के बाद ये बताएंगे, पढ़ते पढ़ते खुश हो जाएंगे कि आज से मैं कौन हूं, वायसराय। मैं कैनिंग नहीं हूं, है ना, मैं नहीं हूं कैनिंग। कैनिंग ने क्या पढ़ा, रानी का घोषणा पत्र। अब देखो घोषणा पत्र में सबसे पहले क्या लिखा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में क्या किया जाता है, समाप्त किया जाता है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ना भारत में व्यापारिक गतिविधियों को देखेगी और ना ही राजनीतिक गतिविधियों को देखेगी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी टाटा बाय बाय, खत्म, दी एंड, है ना। इतने वर्षों तक शासन किया और रानी ने बोला घर वापसी का समय आ गया है, उठो वहां से निकलो, अब हम अपने लोग भेजेंगे। तो सबसे पहला काम क्या किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। अगली चीज, किसका शासन आरंभ हो गया, रानी का शासन आरंभ हो गया। इसका मतलब है कि डायरेक्ट अब कौन रूल करेगा भारत पे, ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्राउन शासन करेगा अब डायरेक्ट, है ना। सीओडी यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और बीओडी बीओसी मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर व बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों को ही क्या कर दिया गया, समाप्त, दी एंड, इन्हें भी क्या कर दिया गया, समाप्त। ये दोनों अभी तक राजनीतिक गतिविधियां देख रहे थे, अब इन्हें बोला गया हमें आपकी आवश्यकता नहीं है, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ आप भी अपने बैग पैक कीजिए और यहाँ से चलते बनिए। तो इन्होंने बोला जाते जाते हम तो जा रहे हैं पर हमारा काम कौन देखेगा। तो रानी ने बोला एक मिनट कैनिंग, आगे पढ़ो। तो कैनिंग फिर नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि अब हम एक नई संस्था या नई बॉडी लॉन्च करने जा रहे हैं, और उस बॉडी का नाम है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जिसे बोला जाता है राज्य सचिव का पद, राज्य सचिव का पद। अब राज्य सचिव का पद आया, तो राज्य सचिव के पद में कैनिंग ने बोला मैं समझाता हूँ ये एक्चुअल में होगा क्या। एक व्यक्ति होगा
जो कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होगा, किसका? कैबिनेट मंत्री का। कहां के कैबिनेट मंत्री का? ब्रिटेन के कैबिनेट मंत्री का इसको दर्जा प्राप्त होगा। ये भारत का राज्य सचिव कहलाएगा। और इसकी मदद करने के लिए कितने लोग होंगे? 15। कितने लोग होंगे? इसकी मदद करने के लिए 15 लोग होंगे। अब सुनना, इन 15 लोगों में जो 8 लोग होंगे, उन 8 लोगों को कौन चुनेगा? उन 8 लोगों को चुनेगी ब्रिटेन की संसद। कौन चुनेगा? ब्रिटेन की संसद। बचे कितने लोग? 7 बचे। ये 7 सदस्य उठाए जाएंगे यहां से। कहां से? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से 7 सदस्य लिए जाएंगे और 8 सदस्य आएंगे आपके ब्रिटेन की संसद से। टीम कितने की बन गई? 15 की। ये 15 की टीम किसकी मदद कर रही है? राज्य सचिव की। अब एक पॉइंट निकल के आता है कि राज्य सचिव जब है तो वायसराय क्या करेगा? तो बताया गया कि राज्य सचिव भारत में नहीं रहेगा। राज्य सचिव कहां रहेगा? ये 15 लोग कहां रहेंगे? ये वहां पर देखरेख करेंगे और सारे कानूनों की देखरेख करेंगे और भारत में राजनीतिक गतिविधियां किस प्रकार से संचालित हो रही हैं उन्हें देखेंगे। और जो भी क्रियान्वयन होगा या जो भी बदलाव करना होगा वो कौन करेगा? राज्य सचिव। ठीक है, तो ऐसे में बोला गया ठीक है, तो वायसराय क्या करेगा? तो वायसराय रानी के राजदूत के रूप में क्या करेगा? काम करेगा। अब आगे समझते हैं वायसराय की शक्तियों को। इसके बाद एक चीज बोली गई कि देखो यार, अब तक क्या होता था कि ब्रिटिशर्स को जब सजा सुनाई जाती थी तो उन्हें कम सजा सुनाई जाती थी और भारतीयों को कुछ ज्यादा सजा दे देती थी। अब हम इस समस्या को क्या करते हैं? समाप्त करते हैं। अब हम ये करेंगे कि दोनों को ही क्या किया जाएगा? समान न्याय दिया जाएगा। अब खुश? तुमने चोरी की है, मतलब आपने नहीं, एक भारतीय ने चोरी की तो उसको भी 2 महीने की सजा, और एक अंग्रेज ने भी चोरी की तो उसको भी 2 महीने की सजा। तो भारतीय खुश हो रहे हैं, अभी दरबार लगा हुआ है, खुश होते जा रहे हैं। फिर बोला गया भारतीय सैनिकों को क्या दिया जाएगा? समान स्थान दिया जाएगा। कि अब तक भारतीय सैनिकों के साथ जो पार्शियलिटी की जाती थी वो पार्शियलिटी अब नहीं की जाएगी। और बोला गया कि सुन लो सभी, हड़प नीति भारत में क्या की जाती है? समाप्त की जाती है। और हड़प नीति के साथ ही अब गोद प्रथा को भी हम क्या करते हैं? मान्यता देते हैं। तो अब खुश हो जाओ, सारे राजा शासक एकदम स्माइल कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। गोद प्रथा को स्वीकार कर लिया गया है। सरकारी नौकरियों में किसको स्थान दिया जाएगा? भारतीयों को स्थान दिया जाएगा। और किसी भी प्रकार का अब धार्मिक हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। जबरन आपसे आपका धर्म परिवर्तन नहीं करवाया जाएगा। आपके धर्म ग्रंथों को, धर्म को नीचा नहीं दिखाया जाएगा। आप बिल्कुल फ्रीली अपने धर्म को अब क्या कीजिए? फॉलो कीजिए। कोई समस्या? तो कैसी लगी विक्टोरिया रानी आपको? अच्छी अच्छी बातें लेकर आई हैं। भारतीयों के दिल में जगह बनानी है तो अच्छी अच्छी बातें तो करनी पड़ेगी ना। इसके अलावा ब्रिटिश रानी ने एक चीज और किया, जो उस समय 1857 क्रांति में भारतीय सैनिकों के विरुद्ध में जिन्होंने अंग्रेजों की मदद की थी, उन सभी शासकों और रियासतों के राजाओं को अपना दत्तक पुत्र बना लिया, गोद ले लिया और बोला आज से तुम सब मेरी संतानें, आज से तुम सब मेरी संतानें, और तुम लोगों को अगर किसी ने छेड़ा तो तुम्हारी माता जी खड़ी हुई हैं बिल्कुल सबसे आगे। कोई टेंशन हुई तो हमें, आपका संरक्षण आज से कौन करेगा? हम करेंगे। किसने बोला? रानी विक्टोरिया ने बोला। ठीक है, चलिए थोड़ा डिटेल में देखते हैं। कंपनी के शासन की समाप्ति। इस एक्ट के तहत भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया तथा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति की घोषणा की गई। पूरी मेहनत ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी। 1608 से लेकर 1857 तक एक फेंक दिया गया। द्वैत शासन। द्वैत शासन का मतलब है वही आपका COD और BOC, द्वैत शासन समाप्त। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पद को समाप्त कर दिया गया तथा इसके स्थान पर भारत की संपूर्ण प्रशासनिक जिम्मेदारी राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दे दी गई, जो ब्रिटिश सरकार में कैबिनेट मंत्री होता था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास एक 15 सदस्यों की एडवाइजरी बॉडी होती थी जो उसे एडमिनिस्ट्रेशन करने में मदद करती थी तथा यह ब्रिटेन में रहकर ही भारत में एडमिनिस्ट्रेशन को संभालती थी। ये कौन बने आपके? राज्य सचिव। पहले राज्य सचिव आपके लॉर्ड स्टैनली। इसके बाद राज्य सचिव की बॉडी मैंने आपको जो अभी बताई, कितने सदस्य? 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन किया गया। इसमें 8 सदस्य कौन चुनता था? ब्रिटिश। और 7 सदस्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इस परिषद का मुख्यालय कहां पर? ये तो काम ही नहीं कर रहे हैं ना भारत से, ये काम कहां से कर रहे हैं? वहीं लंदन में ही बैठ के करना। क्या ये भारत में अपने ऑफिस में बैठ रहे हैं?
नहीं बैठ रहे हैं। अब क्या हुआ देखो, ये भारत में तो नहीं बैठ रहे हैं, ये काम कहाँ बैठ के कर रहे हैं, लंदन में। पर इन्हें जो वेतन दिया जाता था, जो पे दिया जाता था, वो कहाँ से दिया जाता बताओ, भारत के राजकोष से दिया जाता था, जिसे एक गलत निर्णय माना जाता है। कुछ लोगों ने उसकी आलोचना भी की, क्योंकि भारत के आप राजकोष में एक अत्यधिक भार डाल रहे हैं, है ना। इस वजह से इसको क्या बोला गया है, ड्रेन ऑफ वेल्थ या होम चार्जेस। इसके सदस्यों के वेतन तथा भत्ते भारत के राजकोष से देना प्रारंभ किया गया, जिसे भारत के राजकोष पर एक वित्तीय भार माना गया, अतः इसे होम चार्जेस या ड्रेन ऑफ वेल्थ भी कहा गया। कारण, क्योंकि भारत पर शासन के लिए बनाई गई यह परिषद भारत में ना रहकर कहां रहती थी, लंदन में रहती थी और वहां से कार्य करती थी, इसलिए उसे वित्तीय व्यय अधिक किया जाता था। भारतीयों के द्वारा इसकी क्या की गई, आलोचना की गई। भारत के राज्य सचिव तथा काउंसिल के सदस्यों का कार्यकाल ब्रिटिश क्राउन की इच्छा पर निर्भर था। कोई 5 साल नहीं, कोई 10 साल नहीं, जब तक ब्रिटिश क्राउन चाहेगा। अच्छा, ब्रिटिश क्राउन कब तक चाहेगा, जब तक वो ब्रिटिश क्राउन के लेकर ईमानदार बने होंगे, जब तक वो रानी की बात मानेंगे, तब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। जिस दिन उन्हें लगा रानी को कि ये मेरी बात नहीं मान रहा, उनको पद से उठाकर अलग कर देंगी। ठीक है। इसके बाद एक चीज और है, ये जो आपके राज्य सचिव है, इन्हें एक पावर और दी गई थी। देखो, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं इसमें वोटिंग की जाती है। हम तो शुरू से देखते आ रहे हैं कैसे काउंसिल मेंबर वोटिंग करते थे किसी कानून या बिल को पास करने के लिए, किसी रेजोल्यूशन को पास करने के लिए। अब मान लेते हैं कोई रेजोल्यूशन या कानून आया है और वो टाई हो गया। टाई हो गया, मान लो अगर 4 लोगों ने वोट किया तो 2 इनके कानून क्या हो गया, टाई हो गया। तो ऐसी स्थिति में निर्णायक मत देने का अब अधिकारी कौन बन चुका था, राज्य सचिव। एक निर्णायक मत देने का वोट पावर किसको दिया गया, इस राज्य सचिव को दिया गया। भारत के राज्य सचिव तथा काउंसिल के सदस्यों का कार्यकाल ब्रिटिश क्राउन पर निर्भर था। राज्य सचिव भारत के वायसराय से महत्वपूर्ण मुद्दों पर रिपोर्ट सीधे मांग सकता था, जिसको वह ब्रिटिश सरकार के समक्ष प्रस्तुत करता। राज्य सचिव का को निर्णायक मत देने का भी अधिकार दिया गया। राज्य सचिव अपने परिषद के सदस्यों को ना ही नियुक्त कर सकता था, ना ही अपने परिषदों के सदस्यों को निकाल सकता था, क्योंकि ये दोनों ही पावर किसमें निहित थी, ब्रिटिश क्राउन में। रानी चाहेंगी वो अपने मनपसंद के लोगों को ही वहां पर बैठाएंगी। तो रानी की तारीफ कर दो, रानी को बोलो यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, तो रानी आपको क्या कर देंगी, अपने काउंसिल में बैठा देंगी। ठीक है, ठीक है, यहां तक क्लियर है, काउंसिल समझ में आई। अच्छा, हमने जो काउंसिल बनाई, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किसको हटाकर बनाया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इन दोनों को हटाकर बनाया। ठीक है, अब उसमें कितने सदस्य हैं, एक मुख्य व्यक्ति है जो है आपका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जिसे हम क्या बोलते हैं, राज्य सचिव। और बाकी उसके सहायक कितने हैं, 15। इस 15 में 8 कहां से आए, ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश सरकार द्वारा, और बाकी 7 कहां से आए, क्लियर है। और ये किसकी मदद करेंगे, राज्य सचिव की मदद करेंगे। अच्छा, वायसराय से रिपोर्ट कौन मांग सकता है, राज्य सचिव। किसको निर्णायक मत देने का अधिकार दिया गया है, राज्य सचिव को दिया गया है। ठीक है, ठीक है। तो वायसराय क्या कर रहा है, जब सब राज्य सचिव कर रहा है तो वायसराय क्या कर रहा है, क्या। अच्छा, वायसराय भारत में है कि लंदन में, भारत में। भारत के सबसे पहले वायसराय कौन बने हैं आपके, कैनिंग बन गए हैं। कैनिंग को ये बोला गया, रानी ने बोला देखो कैनिंग इधर आओ। ठीक है, कैनिंग गए उनके पास, बोले देखो बेटा, तुम्हें एक काम ये करना है मेरा, कि वहां जितनी भी रियासतें हैं, और मैंने कुछ बच्चों को गोद भी ले लिया है, मेरी बच्चे बढ़ गए हैं, तो उन्हें अब कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसकी देखरेख कौन करोगे, तुम करोगे। ठीक है रानी साहिबा, मैं करूंगा। और कुछ, रानी साहिबा ने बोला एक चीज, अगर कोई भी संधियां होती हैं किन्हीं 2 राज्यों के मध्य, हमसे कोई संधि करना चाहता है कि रानी दीदी, रानी जी आप हमें भी अपना पुत्र बना लीजिए, तो आप उसको पुत्र बनाओगे, आप उसको भी क्या करोगे, संरक्षण प्रदान करोगे। यदि कोई हमारे साथ ट्रिटी साइन करना चाहता है, संधि करना चाहता है, तो वो भी आप करोगे। और इसके अलावा मान लो मुझे किसी राज्य में जाकर या उस राज्य के शासक से बात करनी है, या किसी रियासत के साथ बात करनी है, तो मेरे पत्र को लेकर कौन जाएगा, वो आप जाओगे। और उसको पढ़कर कौन सुनाएगा, वो आप सुनाओगे। और मुझे बताना उसने रिप्लाई क्या किया, सीन करके छोड़ दिया या रिप्लाई दिया, ये मुझे आप बताना। अगर सीन करके छोड़ा तो मैं अगले एक्ट में बताती हूँ क्या करना है। ठीक है, और अगर मान गया तो फिर उसको गले लगा लूंगी मैं। ठीक है, वॉइस रॉय का पद, भारत के गवर्नर जनरल पदनाम में वॉइस रॉय पदनाम जोड़ दिया गया। पहले ये नाम था बंगाल का गवर्नर, फिर इसे बनाया गया भारत का गवर्नर जनरल, फिर इसे बना दिया गया भारत का गवर्नर जनरल, और अब इसे बना दिया गया
वॉइसरॉय। गवर्नर जनरल ब्रिटिश भारत में प्रशासनिक व शासन संबंधी कार्यों के लिए उत्तरदायी था। वॉइसरॉय ब्रिटिश महारानी का प्रतिनिधि, मैंने आपको अभी बताया, प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगा। दोनों की शक्तियों के बीच किसी भी प्रकार का मतभेद ना हो, इसलिए एक ही अधिकारी भारत के गवर्नर जनरल तथा वायसराय दोनों प्रकार के उत्तरदायित्व निभाएगा। अब इनके पास दो चॉइस थी कि क्या कर लें, एक प्रतिनिधि बना दें वॉइसरॉय, और जो भारत का गवर्नर जनरल पहले से काम कर रहा है उसको वो काम करने दें, पर इससे समस्या फिर पैदा हो सकती थी, क्योंकि एक होता फिर प्रशासनिक अधिकारी और एक होता रानी का प्रमुख व्यक्ति, तो कहीं ना कहीं उनमें भी क्या होता, फिर कन्फ्लिक्शंस होते। तो उन्होंने बोला ये काम करो ही मत, केवल एक ही पद का सृजन करो। वो कौन सा पद है? वॉइसरॉय। भारत के गवर्नर जनरल वाले पद को क्या कर दो, समाप्त कर दो। ठीक है, कर देते हैं। इसके अलावा महारानी का प्रतिनिधि बनकर वह राजा महाराजाओं के साथ क्या करेगा, बातचीत करेगा। क्योंकि 1857 के दमन करने में राजा महाराजाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी, इसलिए जिन्होंने ब्रिटिश सरकार की सहायता की थी, इसलिए उन्हें उपहार दिया गया तथा ब्रिटिश महारानी ने राजा महाराजाओं को अपना दत्तक पुत्र स्वीकार किया और संरक्षण प्रदान किया। और लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले क्या बने, वॉइसरॉय बने। और जो अन्य चीजें चेंज की गई, ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया ने भारत को अपनी क्या दी, छत्र छाया। बिल्कुल ऊपर, वैसे ही उनका वेट ज्यादा है, खड़े हो गई और बोली कि आप टेंशन मत लेना बेटा, बच्चों, भारतीयों, अब कौन देखेगा तुम्हें, मैं देखूंगी। जो समस्या है आप किसको आगे बताओगे, आप सीधे कॉल लगाओ मेरा, है ना, फोन नंबर होगा आपके पास मेरा। गोद प्रथा को क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। हड़प नीति को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया तथा सभी रियासतों को यह आश्वासन दिया गया कि अब उन्हें हड़पा नहीं जाएगा। आम भारतीय नागरिकों को ब्रिटिश आधिपत्य में योग्यता के आधार पर अब क्या दी जाएगी, नियुक्तियां दी जाएंगी। सभी को सम्मान न्याय दिया जाएगा। ब्रिटिश सरकार किसी भी धार्मिक क्षेत्र में पाबंदी नहीं लगाएगी, सभी को अपने धर्म को मानने का अधिकार होगा। जमींदारों की जमींदारियां भी अब हड़पी नहीं जाएंगी। अंग्रेज सैनिकों की अनुपात भारतीय सैनिकों के समानांतर रखा जाएगा। भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया और मुगल सम्राट का जो पद था उसको भी क्या कर दिया गया कि अब दिल्ली का कोई मुगल सम्राट नहीं होगा, अब एक ही सम्राट, एक ही क्वीन, एक ही रानी, एक ही अम्मा होंगी। और वो कौन होंगी, अम्मा विक्टोरिया। ठीक है, तो किसकी छत्र छाया में आ चुके हैं हम, विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया की छत्र छाया में हम आ चुके हैं। तो ये हमने देखा आज कि 1857 का जो रेवोल्यूशन हुआ उसने किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को भारत से उखाड़ फेंका, जिसकी वजह से रानी का शासन आया। और रानी ने कुछ अच्छी नई सौगातें लेकर भारत के सामने पेश की हैं, जिस वजह से अब तक हमें ऐसा देखने को मिल रहा है कि शायद अब शासन में कुछ सुधार हो और कुछ चीजें ऐसी हो जो भारत के लिए सकारात्मक हो। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो अब आने वाली हैं। अब इस वॉइस रॉय के पद में रहते हुए ही कुछ वॉइस रॉय ऐसे आएंगे जो भारत में कुछ नीतियां ऐसे लेके आएंगे जिससे सांप्रदायिकता जन्म लेगी और धार्मिक बदलाव कुछ होने वाले हैं हमारे सामने, जो हमें आगे के एक्ट में पता चलेंगे। इस एक्ट में कोई समस्या है, इस एक्ट में कोई समस्या, किसी भी स्लाइड में कोई समस्या, या आपको वॉइस रॉय की शक्ल अच्छी ना लगी हो या रानी की शक्ल अच्छी नहीं लगी हो, कोई समस्या नहीं लगी, अच्छी लगनी भी नहीं चाहिए। और कुछ आपको वो क्लियर है ये कैसे द्वैत शासन को हटाकर कंपनी के सेक्रेटरी पद को सृजन किया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लाया गया, राज्य सचिव के पद को बनाया गया, क्लियर है, किसे खत्म कर दिया है पूरे रूप से। देखो ईस्ट इंडिया कंपनी गया तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो काम कर रहे थे आपके कौन, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, वो दोनों भी गए। नया कौन आ गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास कौन सी पावर है, निर्णायक मत देने की पावर है। और वॉइस रॉय से रिपोर्ट कौन मांग सकता है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इस रिपोर्ट को किसके समक्ष प्रस्तुत करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत है इस एक्ट में, तो आज के लिए इतना काफी है। चलिए, जय हिंद।